नमस्कार, राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का आगाज करेंगे। न्यूज एट 12 PM की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से बताते हैं आपको सबसे पहले बिग ब्रेकिंग। तो राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो जयपुर से आ रही है बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। तो 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तो जयपुर से आ रही है बड़ी खबर और बड़ी जानकारी का रुख यहां पर कर रहे हैं। जयपुर से राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग ने 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे, इस तरीके का गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। 9 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी, जांच होगी। तो राज्यसभा चुनावों को लेकर जानकारी मिल रही है। 11 जून तक नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है, यानी कि नामों को विड्रॉ किया जा सकता है 11 जून को। 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। 18 जून को मतदान और उसी दिन मतगणना होगी। तो देखिए 18 जून को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने तैयारी शुरू कर दी। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 जून को नामांकन के पत्र दाखिल किए जाएंगे। 11 जून को नाम वापस भी लिए जा सकते हैं, यानी कि 11 जून को वो लास्ट डेट होगी जब नाम विड्रॉ किया जा सकता है। 8 जून तक नामांकन पत्र नॉमिनेशन फाइल करने की जानकारी मिल रही है। गजट नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हम। राज्यसभा चुनावों को लेकर ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की है ये। तो गजट नोटिफिकेशन यहां पर जारी कर दिया गया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद पालावत जी, उनसे बात करेंगे। अरविंद जी, राज्यसभा चुनावों को लेकर जिस तरीके से अब गजट नोटिफिकेशन आ गया है, कई सारी डेट्स आ गई हैं नॉमिनेशन फाइल करने के लिए 8 जून, नाम विड्रॉ करने के लिए 11 जून, और इसके अलावा भी काफी सारी जो है डिटेल्स यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में है। जरा एनालाइज करके बताइएगा, इसके अलावा इस बार के राज्यसभा चुनावों में पॉलिटिकल गणित को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्यसभा का जो चुनाव है इस बार राजस्थान की जो 3 सीटें हैं वो खाली हो रही है, और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सीट जो खाली हो रही है वो रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी सीट खाली है। जब मोदी सरकार का जब गठन हुआ तो उस वक्त पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था, और उसके पीछे मकसद था कि क्योंकि देखिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की वहां पर कोई भी जो सीट है वो वहां पर नहीं आई लोकसभा में। ऐसे में उस दौरान रवनीत सिंह बिट्टू को मंत्री बना करके एक बड़ा जो मैसेज है वो यहाँ पर दिया गया। सिख समुदाय को भी ये मैसेज दिया गया कि एक बेहतरीन जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आपके सामने होंगे। तो ऐसे में जब क्योंकि उस समय उनके पास कोई सीट नहीं थी जहां से वे लोकसभा के सदस्य हों या राज्यसभा के सदस्य हों, ऐसे में जब उनको मंत्री बनाया गया तो उसके बाद में जरूरी था कि उनको कहीं से उपचुनाव लड़ाया जाए। उपचुनाव या तो लोकसभा का हो सकता था या राज्यसभा का हो सकता था। तो उस दौरान राज्यसभा के जब चुनाव आए तो राजस्थान में उपचुनाव हुआ, और जो राजस्थान में उपचुनाव हुआ उसमें रवनीत सिंह बिट्टू को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना प्रत्याशी बनाया गया, और वो जीत करके और वहां पहुंचे। करीब 2 साल से ज्यादा का जो कार्यकाल है वो यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में अब रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनकी जो सीट है वो खाली हो रही है। इसके साथ ही राजेंद्र गहलोत जो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद है उनके सीट खाली हो रही है, और कांग्रेस की एक सीट जो नीरज गांधी है उनके भी 6 साल का जो कार्यकाल है 21 जून को पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में ये 3 सीट यहाँ पर खाली हो रही है, और इन 3 सीटों को लेकर के बेहद
ये कहा जा सकता है महत्वपूर्ण मुकाबला जो है वो यहाँ पर होगा। हालांकि देखिए, राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो सीटों में कोई लिहाजा कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है या कोई बड़ी क्रॉस वोटिंग नहीं होती है, तो कोई बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दो सीटें जो संख्या बल है उसके आधार पर दो सीट जो होगी वो प्रथम 51 वरीयता के आधार पर यदि हम बात करते हैं तो दो सीटें जो है वो दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएगी, और एक सीट क्योंकि कांग्रेस के 67 जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो ऐसे में एक सीट जो है वो कांग्रेस को जाती हुई नजर आएगी। लेकिन दिलचस्प बात देखने वाली ये होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किन प्रत्याशियों को यहाँ पर मैदान में उतारती है। क्या कोई रिपीटेशन होता है या तमाम जो प्रत्याशी है वो नए होते हैं। और आज से जिस तरह से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 8 तारीख नामांकन भरने की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में अब जल्द ही जो प्रत्याशियों का जो चयन है वो यहाँ पर किया जाएगा। और उसमें देखने वाली बात होगी कि क्या रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान से मौका मिलता है या फिर कहीं और राज्य से उनको जो मौका है वो यहाँ पर दिया जाता है, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू को दोबारा से चुनाव लड़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि वे मंत्री हैं, और ऐसे में मंत्री बने रहने के लिए उनको फिर से जो राज्यसभा का चुनाव है वो यहाँ पर लड़ना होगा। तो ऐसे में या तो उनको राजस्थान से चुनाव लड़ाया जा सकता है, या ये भी एक जानकारी सामने आ रही कि गुजरात में भी जो सीट है, क्योंकि वहां पर 4 सीटों पर चुनाव होना है, तो ऐसे में गुजरात से भी उनको जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर बनाया जा सकता है। यदि ये स्थिति होती है तो राजस्थान में 2 नए प्रत्याशी जो है या 2 कैंडिडेट को जो मौका है वो यहाँ पर मिल सकता है। और राजस्थान में जो स्थानीय नेताओं की बात करें तो बड़ी संख्या में स्थानीय नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो इस उम्मीद में है कि उनको राज्यसभा का जो टिकट है वो मिल सकता है। चाहे इसमें राजेंद्र राठौड़ की बात करें, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा के जो प्रभारी है उनकी यदि मैं बात करूं, सतीश पूनिया वो हैं। इसके साथ ही कई अन्य नेता भी हैं। राजेंद्र गहलोत खुद भी चाहते हैं कि उनको एक बार मौका फिर से दिया जाए। साथ ही यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला इसलिए होगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी के में एक तरफ जहां कहा जा सकता है कि नीरज दांगी कहीं ना कहीं राज्यसभा में बतौर एक बहुत अच्छे स्पीकर के रूप में बन करके उभरे, तो ऐसे में क्या उनको कांग्रेस पार्टी रिपीट करती है, किसी अन्य नेता को मौका जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि कांग्रेस के सामने जिस तरीके से 24 अकबर रोड का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है, और जो कर्नाटक में हालिया जो राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया उसके बाद में अब ये बड़ा दिलचस्प हो गया कि किस तरह से 24 अकबर रोड जो कांग्रेस का मुख्यालय उसको बचाया जाए, क्योंकि वो टाइप 8 का जो बंगला है वो यहाँ पर है, और ये जो टाइप 8 जो बंगले हैं वो बहुत वरिष्ठ नेताओं को या बहुत वरिष्ठ अधिकारियों को ही अलॉट होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनकी मैं बात करूं या बड़े जो नेता हैं उनको ये जो टाइप 8 का जो बंगला है वो यहाँ पर अलॉट हो सकता है। करीब 8 से 8,500 वर्ग मीटर की इसमें जो पूरा बंगला है वो यहाँ पर होता है। तो ऐसे में यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी क्या राजस्थान के जरिए इस 24 अकबर रोड को बचाने की सरकार कोशिश जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर कोशिश करती है, तो ये माना जा सकता है किसी वरिष्ठ नेता को यहाँ पर टिकट दिया जाएगा, चाहे वो राजस्थान से हो चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, उसमें उनको जो टिकट है वो दिया जाएगा। उसमें कोई जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, उनको चुनाव लड़ाया जाए, या फिर यदि क्योंकि वहां पर यदि मध्य प्रदेश में क्योंकि नेक टू नेक मामला चल रहा है, यदि सीटों की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में काफी नजदीकी मामला जो है वो है, तो ऐसे में यदि मध्य प्रदेश की सेफ सीट कांग्रेस निकाल पाती है तो राजस्थान में हो सकता है कि संभवतः नीरज दांगी को फिर से एक मौका है वो यहाँ पर दे दिया जाए, क्योंकि वे एक बार के ही सांसद हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनके माध्यम से एक जो लॉबिंग है ये जानकारी भी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि नीरज दांगी को जो टिकट है वो यहाँ पर दिया जाए। और नीरज दांगी क्योंकि दलित समुदाय से आते हैं, राजस्थान का जो सिरोही बेल्ट है वहाँ के मूल रूप से निवासी हैं, पूरा जो परिवार है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ रहा है, उनके पिता खुद वरिष्ठ कांग्रेसी रहे हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं, एक बड़ा जो कद है वो भी वहाँ नीरज दांगी का माना जाता है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी ये कहा जा सकता है काबिलियत जो है राज्यसभा में पिछले 6 साल में दिखाई, जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन दिए तो वो काफी प्रभावित करने वाली शैली जो थी वो वहां पर थी। तो ऐसे में देखना होगा कांग्रेस पार्टी किनको जो मौका है वो राज्यसभा के चुनाव में दे पाती है। बहरहाल 2 या 3 दिन के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो फाइनल हो जाएंगे और उसके बाद नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो होगी, क्योंकि आज नॉमिनेशन का पहला दिन है। कोई भी नॉमिनेशन जो संभवतः है वो 3 बजे तक नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद में जल्द ही जब प्रत्याशियों का ऐलान होगा तो उसके बाद देखना होगा कि कितने कैंडिडेट है वो यहाँ पर चुनाव का नामांकन है वो दाखिल करते हैं। यदि 3 से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, कांग्रेस के 2 से ज्यादा और माफ कीजिएगा बीजेपी के 2 से ज्यादा और कांग्रेस के 1 से ज्यादा, तो उस स्थिति में चुनाव होगा, नहीं तो निर्विरोध निर्वाचन है वो राजस्थान में होगा। जी।
तो अरविंद जी, जिस तरीके से आपने अपनी बातों में जिक्र इस चीज का किया कि राजस्थान में कोई बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग या उलटफेर ऐसा नहीं होता। जब हमने हरियाणा के राज्यसभा के चुनाव अभी कुछ दिनों पहले देखे थे, तो वहां पर कांग्रेस के 5 मेंबर्स को निकाल ही दिया गया है क्योंकि बड़े पैमाने पर वहां क्रॉस वोटिंग हुई। बीजेपी ने वहां पर एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी खड़ा करवा दिया था जो कि बीजेपी सपोर्टेड था, जिसकी वजह से एक बड़ा खेला होता हुआ वहां नजर आया। बात हम छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस की जो हाईकमान है उनके द्वारा ये कहा गया है कि एक भी अपना मेंबर बिकना नहीं चाहिए, वरना यहां पर गाज गिर सकती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, यानी कि उमंग सिंघार की सीट पर भी इसका खतरा मंडरा रहा था। तो आप ऐसा मानते हैं कि राजस्थान में उतना बड़ा ये उलटफेर नहीं हो सकता और इस तरीके के कदम नहीं उठाने पड़ेंगे, या फिर कहीं ना कहीं राजस्थान में भी कांग्रेस को ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी जो कि उन्होंने हरियाणा में भी की थी? जी देखिए, यदि राजस्थान की मैं बात करूं तो संख्या बल जो है वो राजस्थान के पास दोनों ही पार्टी के पास, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी के पास पर्याप्त संख्या बल जो है वो है। राजस्थान जो है वो 200 विधायकों की जो सीटें हैं वो यहाँ पर हैं, और ऐसे में जो निर्वाचन प्रणाली होती है उसके तहत 51 जो वोट है वो प्रथम वरीयता के आधार पर यहाँ पर यदि किसी कैंडिडेट को मिलते हैं तो 51 वोट के लिहाज से यदि उनको मिलते हैं तो वो जीत सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को केवल 51 वोट चाहिए, जबकि कांग्रेस के वर्तमान में 67 जो विधायक हैं वो यहाँ राजस्थान में है, यानी करीब 16 वोट जो है वो यहाँ पर स्पेयर होंगे। इसके साथ ही यदि मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा को 51 वोट के हिसाब से 2 कैंडिडेट जिताने के लिए 102 वोट चाहिए, और जबकि कांग्रेस पार्टी के माफ कीजिएगा बीजेपी के पास इस वक्त 118 विधायक के साथ ही कुछ निर्दलीय जो समर्थन है वो है। आरएलडी जो है, क्योंकि उनका केंद्र में जिस तरह से अलायंस है तो संभवतः आरएलडी के जो एक विधायक है उनका समर्थन भी मिल सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के पास में एक बड़ा जो गठबंधन है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और ऐसे में किसी तरह की क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो यहाँ राजस्थान में देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफी अच्छा एक संख्या बल है। हालांकि जिस तरह से आपने हरियाणा मध्य प्रदेश की बात की, तो देखिए मध्य प्रदेश में जो ये सियासी तूफान है इसका कारण यह है कि जो बड़े बड़े जो नेता हैं वो वहां पर टिकट के दावेदार हैं, और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री जो कमलनाथ हैं और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जो है वो लगातार केंद्रीय नेतृत्व से भी मुलाकात कर रहे हैं, और पार्टी ने इसको संदेश दिया है कि कोई भी जो कैंडिडेट विधायक है वो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग ना करे, क्योंकि बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में जो हाल ही में जो चुनाव हुए कुछ समय पहले और उसमें जो क्रॉस वोटिंग की घटनाएं जो देखी गई, तो उसके कारण कांग्रेस में जरूर चिंता बढ़ गई, और यही एक कारण है कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों के अंदर अपनी जो सीटें हैं वो बचाने के लिए यहाँ भरपूर कोशिश करेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए एक और महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि राज्यसभा में उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो उनकी भी कुर्सी बचाने के लिए चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है, और राज्यसभा में अपना संख्या बल जो काबिज करना है वो विपक्ष के लिए बेहद जरूरी यहाँ पर हो रहा है, और कांग्रेस विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इसीलिए कांग्रेस जो है वो किसी तरह का जो जोखिम है वो यहाँ पर नहीं लेना चाहती है। यदि मध्य प्रदेश की बात करूं तो वहाँ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को 2 बार दिल्ली बुलाया गया, दोनों बार दिल्ली बुला करके उनसे चुनाव की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर ली। पार्टी के जो इंटरनल सोर्सेज है उनसे लगातार बात की जा रही है कि किसी तरह विधायकों में कोई नाराजगी, गुटबाजी या भाजपा की कोई रणनीति को देखते हुए तो क्रॉस वोटिंग तो नहीं हो रही है या क्रॉस वोटिंग का खतरा तो नहीं है, तो उसको लेकर के एक पार्टी है वो पूरी एहतियात बरत रही है कि किसी तरह की क्रॉस वोटिंग का जो खतरा है वो यहाँ पर नहीं हो जाए। और जिस तरह से देखिए वहां पर भाजपा की जो मजबूत स्थिति है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक बेहद मजबूत स्थिति में है, इसके बावजूद भी कांग्रेस को ये जरूर भरोसा है कि उनकी जो सीट है वो यहाँ पर जीत जाएंगी, लेकिन जब ये स्पष्ट तौर पर तभी पता चल पाएगा जब वहां पर वोटिंग होगी और उस वोटिंग में क्या कुछ सामने हो पाता है। और जिस तरह से आप थर्ड कैंडिडेट की भी बात कर रहे हैं कि एक अलग से जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर निर्दलीय चुनाव में आ सकते हैं या किसी तरह का और उलटफेर जो है वो हो सकता है, तो ऐसा राजस्थान में भी देखिए पहले जब उपचुनाव हुए या राज्यसभा के चुनाव हुए उस दौरान देखने को मिला। जब भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी 1 सीट जो है या 2 सीट आएगी, तो उस दौरान उन्होंने तीसरा कैंडिडेट जो है वो भी उतारा। ओंकार सिंह लखावत भी इसके एक उदाहरण है कि ओंकार सिंह लखावत को भी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से निर्दलीय यहाँ पर उतारा गया था, और उसके कारण जो चुनाव है वो हुए। और ये चुनाव उस वक्त जब कांग्रेस में अंदरूनी रूप से बड़ी उठापटक जो है वो चल रही थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो सीट है वो सेफ तरीके से वहां पर निकाल ली। भारतीय जनता पार्टी को उस दौरान ये उम्मीद थी कि किसी तरह की कोई टूट
शिफ्ट होगी और उनके जो कैंडिडेट है, तीसरे कैंडिडेट, उनको भी वोट जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्या अपना जो ये कहा जा सकता है किस तरह से चुनाव में आती है, भारतीय जनता पार्टी क्या तीसरा कैंडिडेट उतारती है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। वहीं ये मध्य प्रदेश की घटना की यदि हम बात करें, मध्य प्रदेश के जो राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए यदि बात करें, तो वहां के लिए जरूर ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने हरियाणा का चुनाव भी देख लिया है, उन्होंने उड़ीसा का चुनाव भी देख लिया है, जहां पर क्रॉस वोटिंग उनके एक ये कहा जा सकता है उनके लिए एक मुसीबत जो है वो यहाँ पर बनी। बहरहाल राजस्थान में फिलहाल इस तरह कोई बड़ा अंदेशा जो है वो नजर नहीं आ रहा है। हालांकि राजनीति में किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये उम्मीद नहीं है। जी अरविंद जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी एनालिसिस के लिए। और अगली बड़ी जानकारी